हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ 2022 पेपर 2 कॉमर्स की, उनके लिए डेली मैं लेके आती हूँ 3 बजे क्लास। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूँ, जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स प्रोवाइड करा दी जाती है। कहाँ पे? जो फिलर फॉर्म का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उनके ऊपर। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को। ओके, आगे अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट की भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 4 क्लासेस अवेलेबल कराई जाती है, जिसमें एक जीके की, दूसरी कॉन्सेप्ट की, तीसरी एमसीक्यूज़ की और चौथी किसकी बोलो, डीआई और रीजनिंग मैथ्स की। तो वो सभी भी आप ज़रूर लिया कीजिए पेपर फर्स्ट की तैयारी करने के लिए। ओके, आगे अगर बात करें तो लास्ट क्विज में किसने क्या किया है, किसने रैंक हासिल किया है, किसकी रैंक आई है, उनको यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, अनाउंस करने वाली हूँ। तो क्या आप सभी सुनिएगा कि किसने किया है, रैंक लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ। जो लास्ट क्विज हुई है उसमें फर्स्ट रैंक आई है किसकी, यास्मीन प्रवीण जी की, एंड सेकंड वन है सोनी राजक जी की, एंड थर्ड आई है सचिन कुमार जी की। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों ही स्टूडेंट्स को, जिन्होंने क्विज में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त की है। ओके, सभी स्टूडेंट को डेली क्विज अटेम्प्ट करना ही करना है, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, साथ ही मैं बता दूं कि 10 अप्रैल को आपको क्विज को अटेम्प्ट करना है, पेपर फर्स्ट की जो बिग क्विज होगी उसको, जिसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको बुक्स दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना। बाकी मैंने अपडेट आपको दे दिया है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सभी स्टूडेंट्स को पता है अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4 बिजनेस फिनेंस, व्यवसायिक वित्त। ठीक है, जिसका हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा बोलो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, पूंजी बजटिंग निर्णय। हमने डिटेल में डिस्कस किया क्या होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आफ्टर दैट हमने देखा कि उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सारे मेथड्स ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिए हैं। कौन कौन सा, पे बैक पीरियड, ARR, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अब आपका एक और मेजर जो है मेथड बचा है वो है IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक प्रत्याय की दर की गणना। तो चलिए उसको समझते हैं, फिर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर अप हो जाएगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सभी ज्वाइन कर लेंगे क्विकली, सभी के सभी स्टूडेंट्स, किसी का भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए जो रेगुलरली क्लास ले रहे हैं। ओके, सो चलिए अभी शुरू करते हैं। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्या होती है ये, आंतरिक प्रत्याय की दर। द IRR ऑफ अ प्रपोजल, आंतरिक प्रत्याय की दर है किसी प्रोजेक्ट की, किसी प्रस्ताव की, इज डिफाइंड एज द डिस्काउंट रेट, ये डिफाइन की जाती है एज अ डिस्काउंट रेट विच प्रोड्यूसेस अ ज़ीरो NPV, जो प्रोड्यूस करती है क्या, ज़ीरो NPV, उसकी क्या होती है, ज़ीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। लाइक द IRR इज द डिस्काउंट रेट, यानी IRR खुद ही एक डिस्काउंट रेट है विच विल इक्वेट्स, जो बराबर होती है किसके, द PV ऑफ कैश फ्लो, जो प्रेजेंट वैल्यू होते हैं ना कैश इनफ्लो के, विथ द PV ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी देखो, जो अभी तक हमने 2 मेथड पढ़े, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, उसमें हम इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए क्या करते हैं, PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जो IRR है, इंटरनल रेट है, वो खुद ही क्या होती है, PV फैक्टर का काम करती है। यानी हर एक फर्म अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इनफ्लोज की रेट डिसाइड करता है खुद ही। देखिए, क्योंकि जो PV फैक्टर है वो तो ऑल ओवर सभी फर्म के लिए लागू होता है। ठीक है, कि उनको
हर एक इंडस्ट्री को, हर एक फर्म को वो वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज़ करने होते हैं। लेकिन जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो इंडिविजुअली हर एक फर्म की अपने अपने द्वारा, खुद के द्वारा ज्ञात की जाती है कि हमारे जो इनफ्लोज़ हैं उनका क्या मूल्य रहेगा जब प्रेजेंट आएगा तब, यानी फ्यूचर में इनका क्या मूल्य रहेगा। उसके लिए जो इंटरनल रेट डिसाइड की जाती है फर्म की, किसके लिए, टाइम वैल्यू को कंसीडर करने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक प्रत्याय की दर। क्लियर है, आया समझ में। ये होती एनपीवी के जैसे ही, जैसे हम जो इनफ्लोज है उसको क्या कर देंगे, आईआर के माध्यम से हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। कैसा, जैसा जब हम पीवी फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि पीवी फैक्टर हर एक फर्म के लिए होता है, मतलब फिक्स होता है, जबकि आईआरआर है वो हर एक फर्म की अलग अलग होती है अपने अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है, देखिए आगे इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाएगा। तो आईआरआर इज इक्वल टू लोएस्ट डिस्काउंट रेट, यानी जो कम सबसे लोएस्ट क्या है, डिस्काउंट रेट है, प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट। तो जो एनपीवी है लोअर डिस्काउंट रेट पे, उसको डिवाइड करेंगे किससे, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट द हायर डिस्काउंट रेट, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डिफरेंस इन रेट एच माइनस एल, हायर और लोअर में जो डिफरेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपकी आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो निकल के आ जाएगी। ओके, अब इसमें डिसीजन रूल क्या रहेगा वो देखिए। इन दिस मेथड निर्णय किस तरीके से लिया जाएगा, द फर्म हैज़ टू डिटरमाइन इन द फर्स्ट इंस्टेंस इट्स ओन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी एक फर्म की खुद की क्या होगी, आंतरिक प्रत्याय की दर होगी। दिस रेट के इज ऑल्सो एज द कट ऑफ रेट, और द बोल सकते हैं इसको हम हर्डल रेट, हर्डल रेट भी इसको बोला जा सकता है। अ पर्टिकुलर प्रपोजल में बी एक्सेप्टेड, एक प्रपोजल को तब एक्सेप्ट किया जाएगा इफ इट्स आईआरआर आर इज मोर देन द मिनिमम रेट, यानी कि जो आईआरआर है वो मिनिमम रेट से क्या है, ज़्यादा है, लाइक के अदरवाइज रिजेक्टेड। अगर मिनिमम रेट से ज़्यादा है तब तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ रैंकिंग म्यूचुअली, जो रैंकिंग है उस केस में एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, द प्रपोजल विद द हाईएस्ट आईआर, अगर मान लीजिए 2-3 प्रोजेक्ट है उसमें हमें डिसाइड करना है, तो जिसकी आईआरआर जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हाईएस्ट होगी, इज गिवन द टॉप प्रायोरिटी, तो उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, किस लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। वाइल द प्रोजेक्ट विद द लोएस्ट आईआरआर, और जिस प्रोजेक्ट की आईआरआर कम होगी, इज गिवन द लोएस्ट प्रायोरिटी, उसे क्या दी जाएगी, सबसे कम प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर है। इट मे बी नोटेड दैट आईआरआर बोल दो चाहे आर बोल दो, ऑफ द प्रपोजल इज इंटरनल टू द प्रोजेक्ट। नोट करना है कि जो आईआरआर होती है वो तो आंतरिक क्या होती है, दर होती है, किसकी, प्रोजेक्ट की, प्रपोजल की। वही जो आपकी के है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है, वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो अगर आईआरआर के से जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है जो चाहिए होती है उससे ज़्यादा है, तब तो हमें क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए प्रपोजल को, और अगर उससे कम है तो बिल्कुल भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट समझ गए ना, जितना हमें चाहिए होता है कि फर्म को एक प्रोजेक्ट से इतना तो एटलीस्ट कमाना चाहिए, अगर उससे जो आपकी रेट आईआरआर है वो ज़्यादा आ रही है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वी विल एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल वे में डिसीजन क्राइटेरिया मेंशन किया है। अगर सिंगल प्रोजेक्ट होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे प्री डिटरमाइन रेट से। प्री डिटरमाइन रेट मतलब उसे हम बोल सकते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रेट के। ठीक है, अगर आपकी आईआरआर ज़्यादा है के से या प्री डिटरमाइन जो रेट है उससे, तब तो क्या कर लिया जाएगा, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, और अगर आईआरआर कम है प्री डिटरमाइंड रेट के से, तो एक्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
और वहीं अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो क्या करेंगे, जिस प्रोजेक्ट की IRR सबसे हाईएस्ट निकल के आती है उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और बाकी जो लोअर IRR हैं जिन प्रोजेक्ट की उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत इजी है, क्लियर है सभी को। देखिए जो होंगे ना आपके क्वेश्चन पुट अप वो या तो होंगे डिसीजन रूल से, जितने भी मेथड अभी तक पढ़े हैं उसमें डिसीजन रूल किस तरीके से लगता है उसमें से, या फिर फॉर्मूलेस में से, या फिर कौन से मेथड में क्या होता है उसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए अगेन हिंदी में अच्छे से, आंतरिक प्रत्याय की दर या प्रत्याय की आंतरिक दर, यह वह दर है जिस पर किसी भी परियोजना से आने वाले वर्षों में होने वाले लाभों का वर्तमान मूल्य परियोजना की मूल लागत के बराबर हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि IRR वह दर है जिस पर परियोजना के रोकड़ बहिर्वाह, कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू और कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू इक्वल रहता है। ये वह दर है जिसमें जो इनफ्लोज है और जो आउटफ्लोज है उनकी जो रेट है ना वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल रहती है इस दर के ऊपर। जैसे मैंने बताया NPV क्या रहता है, 0 रहता है। इस दर पर शुद्ध वर्तमान मूल्य 0 हो जाता है और इसे आंतरिक दर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से परियोजना के प्रारंभिक विनियोग तथा उससे संबंधित रोकड़ अंतर्वाहों पर निर्भर होती है और इसके अतिरिक्त विनियोग के बाहर किसी अन्य दर पर ये क्या नहीं होती है, डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया है कि IRR क्या होता है। आई होप क्लियर हो गया है। अब अगेन जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने शो कर देती हूँ। ये है फॉर्मूला R मीन्स IRR बोल दो चाहे R बोल दो, इज इक्वल टू R1 प्लस V1 माइनस V डिवाइड बाई V1 माइनस V2 देन मल्टीप्लाई R2 माइनस R1। तो आइए अभी देखते हैं कि इन सब का मीन क्या है, R1, R2, V1, V2 और V का। ओके, सो सी हियर R का मतलब यहाँ पे हो गया रेट टू बी डिटरमाइंड, जो रेट निश्चित की जानी है। ठीक है, और फिर R1 का मतलब हो गया लोअर रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है सबसे कम वाली वो। R2 का मतलब हो गया हायर रेट ऑफ रिटर्न। V का यहाँ पे मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कितनी लागत है जो प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट करना है उसकी। फिर V1 का मतलब हो गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो R1 है उस पे जो NPV निकल के आ रही है उसे हम बोलेंगे V1, और V2 का मतलब है R2 पे, यानी हायर रेट ऑफ रिटर्न पे जो NPV निकल के आएगी उसे बोलेंगे V2। तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे और हम R को कैलकुलेट करने पाएंगे। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने फाइनली बात कर ली है किसकी, IRR मेथड की। भी क्या होता है डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी हमारा जो कैपिटल बजटिंग है उसका अभी जो हमारा बिजनेस फाइनेंस है उसका एक और चैप्टर समाप्त हो चुका है, कैपिटल बजटिंग। हर एक मेथड को हमने ध्यान से पढ़ा है। अगर आप चाहो तो शुरू से लेके जितनी भी क्लासेस हुई है कैपिटल बजटिंग चैप्टर की, उनको क्या करके थोड़ी स्पीड में बढ़ा के जल्दी जल्दी देख के रिवीजन भी कर सकते हो। फिर आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं आज की क्लास में भी आपके लिए लेके आई हूँ कुछ क्या MCQ जो रिलेटेड है, जो अभी हमने सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ा है कैपिटल बजटिंग उसी से, ताकि आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। और अगर आप उन्हें सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्कुल हाई हो जाएगा कि हाँ हमने चैप्टर जो पढ़ा है एटलीस्ट हम उसमें से जो क्वेश्चन है उनको करेक्ट अटेम्प्ट करने पा रहे हैं। क्लियर है, तो सभी तैयार हो जाए हैं, अभी हो जाइए। अभी तक जो भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट पूरा कैपिटल बजटिंग का उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए
सभी को करेक्ट आंसर देना है। और मैं बता दूं क्या स्कोर रहा है। वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें क्या स्कोर रहा है सभी का, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ज़रूर मुझे मेंशन करोगे कमेंट में। फिर से बोल रही हूँ, मेंशन करोगे कमेंट में। सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, आप बात नहीं मानते हो, आप गुड स्टूडेंट्स नहीं हो क्या? बोलो, आपको अभी समझाना पड़ेगा। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब भी MCQ में लेके आऊँ तब आपको ज़रूर से मेंशन करना है कि किसके कितने करेक्ट हुए हैं। मुझे पता चलना चाहिए कितना आपकी जो वैल्यू है उसमें एडिशन हुआ है चैप्टर को क्लियर करके, ठीक है ना? तो इसलिए आप सभी मुझे मेंशन करोगे जितने भी आपके करेक्ट हों। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चंस को करने के लिए रेडी हो जाइए। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है बहुत इजी, पूछा है कैपिटल बस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ। जितने दिन ये चला है हर एक लेक्चर में स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताती हूँ कैपिटल बस्टिंग किसका पार्ट है। बोलो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। हर एक क्लास में मैंने बताया है आपको ये, ठीक है? तो आई होप इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए। मैं बता दूं या आप बता रहे हो? चलिए जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे, कैपिटल बस्टिंग किसका पार्ट है। ओके, वेरी गुड। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज तो सही नहीं रहेगा, है ना? क्योंकि हर एक क्लास में मैंने बताया है, ठीक है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है आपका कैपिटल बस्टिंग। हमें किस में इन्वेस्ट करना है इसी का तो निर्णय लिया जाता है। इसमें पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है, यही किया है, लगाया है, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, इसमें इन्वेस्ट करें, है ना? तो कैपिटल बस्टिंग पार्ट है किसका? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। ध्यान में रखना इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल बस्टिंग डील्स विथ, यानी कैपिटल बस्टिंग किसके साथ डील करता है? लॉन्ग टर्म डिसीजंस, शॉर्ट टर्म डिसीजंस या फिर दोनों के साथ या फिर किसी के साथ भी नहीं। ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है? तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि सभी का होना चाहिए करेक्ट, बिकॉज ऑफ मैंने बताया था अच्छे से डिटेल में व्हाट इज़ कैपिटल बस्टिंग। होता क्या है कैपिटल बस्टिंग? जब हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। कौन सी असेट का? नॉन करेंट असेट का, जो कि क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है। एक मशीन को अगर हम खरीद रहे हैं तो उसका जीवन काल लॉन्ग टर्म चलेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, है ना? तो कैपिटल बस्टिंग किस पे काम करता है? लॉन्ग टर्म डिसीजंस पे काम करता है। लंबी अवधि के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें निर्णय लेने के लिए काम करता है, ठीक है? तो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लॉन्ग टर्म डिसीजन। ओके, क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पूछा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लाभदायकता सूचकांक मेथड इज एन एक्सटेंशन ऑफ। किसका एक्सटेंशन है? बोलो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा है, ट्रेडिशनल अप्रोच का है या फिर साइंटिफिक मेथड का। चलो मैं ही बता देती हूँ, ये है साइंटिफिक मेथड का। तो जो आपका पे बैक पीरियड है और ARR है वो तो अपने आप क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बचे कौन कौन से? NPV और IRR। अब मुझे बताइए कि जो IRR है वो तो बिल्कुल हमने सेपरेट पढ़ा था, जबकि जो NPV और PI है वो दोनों हमने पढ़े थे, याद करो स्टार्टिंग में, अभी कल परसों की ही क्लास में, है ना? तो NPV में क्या होता है? कैश आउटफ्लो और जो कैश इनफ्लो है उनका डिफरेंस लिया जाता है, जबकि PI उसका क्या है? एक्सटेंड वर्जन है, जिसमें हम उनका क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे PI किसका एक्सटेंड वर्जन हो गया? जो NPV है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, उसका एक्सटेंड वर्जन है PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लाभदायकता सूचकांक विधि। क्लियर है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो A है NPV मेथड इज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत इजी है ना सभी क्वेश्चन? मैंने कहा था अगर अच्छे से आप पढ़ लोगे एक बार चैप्टर कॉन्सेप्ट को, आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट वेरी इजीली जो भी MCQs होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको, राइट? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी
पूछा है पे बैक पीरियड अदायगी अवधि विधि इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है आपकी, सारे कैश फ्लोज पे या फिर ओनली हायर कैश फ्लोज पे या फिर अर्लियर कैश फ्लोज पे या फिर सिलेक्टेड कैश फ्लोज पे। ध्यान से पढ़ने हैं ऑप्शंस को और करेक्ट आंसर मुझे बता देना है। तो पे बैक पीरियड मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है कैपिटल बस्टिंग का, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो भी कॉस्ट लगाई जाती है एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसका हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी जल्दी उस कॉस्ट की रिकवरी हो जाएगी, कितनी ज़्यादा जल्दी, कितने सालों में। उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन से मेथड का, पे बैक पीरियड मेथड का, अदायगी अवधि विधि का। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पे, अर्लियर कैश फ्लोज, यानी जितना जल्दी कैश इनफ्लो आपकी प्रोजेक्ट पे आएगा, जो आपने कैश आउटफ्लो किया है उसके ऊपर, उतना जल्दी जिस प्रोजेक्ट पे जितना जल्दी आएगा वो प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर है, याद है ना सभी को, कुछ भी भूलना नहीं है, रिवीजन करते रहिएगा। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी किया है ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट, अपने आप को दे दीजिए 2 मार्क्स, क्योंकि यू ऑल नो ना कि एग्जाम में एक क्वेश्चन के कितने मार्क होते हैं, 2 मार्क्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन केस ऑफ सिलेक्शन करने के लिए ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, यानी 1 2 3 4 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से अगर आपको एक सिलेक्ट करना है तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ओनली द बेस्ट वन, कोई एक ऐसा जो बिल्कुल बेस्ट वन है, या फिर ऑल द गुड वंस, जितने भी अच्छे हैं वो, या फिर ऑल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स, जिनकी भी सबकी क्या है, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है उनको, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल क्या है, बोल सकते हैं जनरल नॉलेज की बात है, आपको समझने की बात है। अगर 1 2 3 4 बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कौन से प्रोजेक्ट को आप चूज करोगे, जो क्या है बिल्कुल एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बेस्ट वन है, उस प्रोजेक्ट को आप चूज करोगे, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको वहीं पे रिप्लाई पे आपको सभी को आंसर मिल जाता है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। अब ये देखिए थोड़ा सा ना आ गया न्यूमेरिकल टाइप का, देखिए आएगा ना भी ना न्यूमेरिकल, तो इतना छोटा छोटा आएगा, जो अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है, आपने पढ़ा है, तो आप इजीली उसको सॉल्व करने पाओगे। तो सी हियर, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है या प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है या आउटफ्लो है, वो कितना है, 8 लाख का, एंड अ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, और 5 साल क्या है, एक मशीन की लाइफ है, इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग कैश इनफ्लोज ऑफ ₹2 लाख पर एनम। अब देखिए यहाँ पे हर साल क्या क्या आ रहे हैं, 5 साल तक 2-2 लाख रुपए की रिकवरी होगी। ठीक है, सो व्हाट इज द पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 हमने पढ़े थे पे बैक पीरियड में, एक तो जब क्या हो, जो इनफ्लोज हैं वो समान हो, इक्वल हो, और एक जब अनइक्वल हो। इसमें हर साल जो इनफ्लो है वो समान है, 2-2 लाख रुपए का है। तो आपको बताना है कि क्या होगा पे बैक पीरियड, कितने सालों में कवर अप कर लेगा जो कॉस्ट आई है उसको, जो एक मशीन है वो रिटर्न को। ठीक है, समझ गए ना क्या क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपको देती हूँ थोड़ा सा टाइम, मुझे सॉल्व करके जल्दी से इसका आंसर करेक्ट बता दो। कर लिया सभी ने सॉल्व। आई थिंक इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, बिकॉज बहुत इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि इक्वल है आपका पर एनम पे क्या होने वाला इनफ्लो। तो जितना भी आउटफ्लो हो रहा है 8 लाख, उसको हम डिवाइड कर देंगे, हर साल सेम है तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 लाख से डायरेक्ट हम जब डिवाइड कर देंगे तो आपके जो पे बैक पीरियड ईयर्स हैं वो निकल के आ जाएंगे, कितने बोलो, 4 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 ईयर्स। ठीक है, पे बैक पीरियड आ जाएगा 4 ईयर्स। क्लियर है सभी को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है ARR मेथड का। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन। अब ARR मेथड किस पे बेस्ड है आपको बताना है।
एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे, एवरेज पास्ट प्रॉफिट पे, एवरेज कैश प्रॉफिट पे, या फिर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छे से याद कीजिए और मुझे बताइए करेक्ट आंसर। तो जो ARR मेथड है वो बेस्ड होता है किस पे मैम? वी नो बेस्ड होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे, कि जो प्रॉफिट होने वाला है। देखिए पे बैक पीरियड में हम सिर्फ मेज़र करते हैं कि कितने सालों में रिकवरी हो जाएगी, है ना, जो हमने कॉस्ट लगाई है उसकी। अब इसमें क्या है, जो रिटर्न है कॉस्ट है वो तो आनी चाहिए, ऊपर कितना प्रॉफिट और आएगा उसको भी मेज़र किया जाता है किसमें? ARR मेथड में। ठीक है, फिर हम डिसाइड कर लेते हैं प्री डिटरमाइन कि अगर हम एक मशीन पे क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे हमें मिनिमम 15% प्रॉफिट होगा, यानी कॉस्ट के बाद 15% प्रॉफिट और होगा। अगर इतना हो जाता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है ना सभी को? तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो हमने बात कर ली है आज के लेक्चर में जो लास्ट मेथड बचा था IRR का, उसकी भी और साथ में कुछ क्वेश्चंस की भी। आई होप पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है विद प्रैक्टिस सेशन, राइट? तो अब हम बात कर लेते हैं जो डेली 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलते हैं पेपर 2 कॉमर्स के, किसमें जो वेबसाइट पे क्विज होती है उसके ऊपर जो आप लोग डेली क्या करते हो, अटेम्प्ट करते हो। तो जो लास्ट क्विज हुई है जो आपने अटेम्प्ट की है, कौन सी बोलो? क्विज नंबर है 10। ठीक है, उसके हम जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो लास्ट क्विज है उसके मैंने जो रैंकर्स थे उनके मैंने नेम आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका जो क्विज था, उसमें पूछा है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज। ये क्वेश्चन है आपका स्टेटिस्टिक्स में से, ठीक है, जो यूनिट नंबर 5 है उसमें। तो पूछा है कार्ल पियर्सन के 2 चरों के बीच सह संबंध का गुणांक क्या है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, वही है आपका कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उनमें जो 2 वेरिएबल्स में जो क्या है कोरिलेशन है, सह संबंध का गुणांक है, वो क्या है बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, उनके प्रतिगमन गुणांक के उत्पाद का जो वर्गमूल है वही होता है कार्ल पियर्सन का 2 चरों के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है, जब हम ये करेंगे यूनिट तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्विज में कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेस इंक्लूड, कि जो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर पैकेज है उनमें कौन सा सॉफ्टवेयर शामिल है। तो ये जो 3 सॉफ्टवेयर्स है ना, SPSS, STATA, स्टाटा और मिनीटैब, ये तीनों के तीनों क्या है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंक्लूडेड है किसके लिए? जो रिसर्च की जाती है सोशल साइंस पे, उसके लिए, स्टैटिस्टिक्स पे, सोशल साइंस पे। ओके, तो इनको थोड़ा सा क्रैम कर लेना, ध्यान में रखना, SPSS और स्टाटा और मिनीटैब। ठीक है, ये तीनों सॉफ्टवेयर्स थे, है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बोला है F टेस्ट, जो F टेस्ट है इज यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अमंग। जो F परीक्षण है, देखिए 3 टाइप के हम परीक्षण पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे, T टेस्ट, F टेस्ट और Z टेस्ट। ठीक है, तो इनको डिटेल में हम समझेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है F टेस्ट किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो F परीक्षण का उपयोग किनके बीच अंतरों के महत्व का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो जो आपके एक तो 2 सैंपल्स हैं उनके बीच, और एक वेरिएंसेस ऑफ 2 सैंपल्स, 2 नमूनों की जो वेरिएंसेस होते हैं उनके बीच। ठीक है, मोर देन 2 सैंपल्स होने चाहिए और उनमें क्या होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए, तब F टेस्ट आपका काम करता है और बताता है इनके बीच जो भी डिफरेंसेस होता है उनको। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर D है, B और C बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पूछा गया था आपसे। असर्शन और रीजन है। असर्शन है वन कैन बी श्योर अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस बाय मेकिंग गुड प्लान्स। अच्छी योजनाएं बनाकर भविष्य के कार्यों के बारे में सुनिश्चित किया जा सकता है। और रीजनिंग क्या बोली है? प्लानिंग है वो सर्टेनिटी लाती है इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग किसी संगठन की भावी क्रियाओं में निश्चितता लाती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका असर्शन है वो तो इनकरेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो? ए। आर इज़ करेक्ट बट ए इज़ नॉट करेक्ट। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट था, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था आपका क्विज नंबर 10 जो हुई थी, उसका पूछा गया था आपसे कि अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस के अनुसार विच वन इज़ नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। संचार में कौन सी बाधा नहीं है? फिजिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स या फिर लिंग्विस्टिक बैरियर्स। जो कीथ डेविस थे उनके अनुसार जो टेक्नोलॉजिकल है वो क्या है? बैरियर्स नहीं है किसमें? कम्युनिकेशन के अंदर। बाकी जो फिजिकल, पर्सनल और लिंग्विस्टिक भाषाएं जो बैरियर्स हैं वो सभी होते हैं कम्युनिकेशन में, लेकिन तकनीकी बाधाएं नहीं होती है। किसके अनुसार? कीथ डेविस के अनुसार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल करेक्ट था आपका इस क्वेश्चन के अंदर। तो फाइनली हमने देख लिए हैं कैपिटल बस्टिंग के क्वेश्चन। आफ्टर दैट जो 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके डेली होमवर्क के इन वेबसाइट ऑन वेबसाइट जो क्विज के अंदर, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो सभी देख लेना किन्होंने कौन से आंसर करेक्ट किए थे। ठीक है, और बाकी मुझे रिजल्ट ज़रूर बताना जो आज कैपिटल बस्टिंग के क्वेश्चन हुए हैं उनका कमेंट के अंदर। मुझे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सभी का रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके ना? अगेन आई रिपीट, बाकी सभी स्टूडेंट्स अपनी क्या कर देना? अटेंडेंस लगा देना लाइक बटन को प्रेस करके, और साथ में शेयर कर दिया करो। जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो भी देखना चाहते हैं, लेक्चर समझना चाहते हैं उनको, एंड क्या कर दिया करो? सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो। ओके, मोटिवेशन मिलता है, राइट? ठीक है, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी फीडबैक मैटर करती है तो देते रहा कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए। कोई सजेशन हो तो वो भी आप ज़रूर दे सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो भी नोट्स हैं वो आप कलेक्ट कर लिया करो। डेली के अपलोड कर दिए जाते हैं वेबसाइट के ऊपर सीक्वेंस वाइज, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी वेबसाइट और सोशल साइट यहाँ पे मेंशन्ड है। किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे भी आप क्या कर सकते हो? मैसेज करके क्वेरी कर सकते हो। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग।